सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में गैर मुतवक्के इजाफे की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग में बेपनाह इजाफा हुआ है। चीन इस वक्त ईवीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। यूरोपियन मार्केट चाइना के लिए सबसे बड़ी ईवीज की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और चीन करंट फिस्कल ईयर में अब तक 70,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूरोप को एक्सपोर्ट कर चुका है। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज ने 2035 तक ऑयल से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त खत्म करने का फैसला कर लिया है। चंद सालों के दौरान मुल्क में ईवी सेक्टर ने नुमायां तरक्की की है, जिसकी बुनियादी वजूहात में क्लाइमेट प्रोटेक्शन, फ्यूल की बचत और हुकूमती मराद शामिल हैं। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में दिलचस्पी ले रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ईवीज के फरोग के लिए अब बहुत तेजी के साथ इकदाम करती नजर आ रही है। हुकूमत ने ईवी सेक्टर की ग्रोथ के लिए 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025-2030 लॉन्च कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का हदफ है। साल 2040 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मजमूई हदफ 90% मुकर्रर किया गया है। 2030 तक 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पर मुराद दी जाएंगी। सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को 50 साल के लिए डिस्काउंट लीज पर जगह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के मुताबिक मखसूस पार्ट्स की इंपोर्ट्स पर सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी आयद की जाएगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 2064 तक इंपोर्ट बिल में 64 अरब डॉलर की कमी हो सकेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी में यह कंडीशन रखी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो भी पेट्रोल पंप्स खोलेंगी उन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन नस्ब करना जरूरी होगा। ईवी कंज्यूमर्स को सहूलत देने के लिए हुकूमत ने ईवी चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमत 44% कम करके 71 रुपए 10 पैसे फी यूनिट से 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान में सालाना 2.5 मिलियन इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही हैं। माली साल 2021-2022 में 7,500 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी गई थीं। 2022-23 में 15,000 और 2023-24 में 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जा चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 28 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स इस्तेमाल हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईवीज़ को मजीद बढ़ाने के लिए एक प्लान भी तरतीब दिया है, जिसकी मदद से फ्यूल पर चलने वाली छोटी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सकेगा। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 50,000 से 1.5 लाख रुपए में मोटरसाइकिल्स, 3 पहियों वाली गाड़ियां और 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों को फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ 1 करोड़ मोटरसाइकिलों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सालाना तकरीबन 6 अरब डॉलर मालियत का पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है। हुकूमत ने इंपोर्टेड फ्यूल के भारी बोझ से बचने के लिए 57 ईवी मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। 2 और 3 व्हीलर गाड़ियों के लिए 55 मैन्युफैक्चरर्स, जबकि 4 व्हीलर गाड़ियों की असेंबलिंग के लिए 2 लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान मजीद कितनी तेज़ी के साथ ये इकदाम उठाती है और इसका फ़ायदा फिर एक एंड कंज्यूमर को किस तरह होगा, इस वक्त पाकिस्तान की ईवी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सोलिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोलिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। 2030 तक जो हमारी इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी या टारगेट है, वो अपने 30% ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को हम ईवी पर लेकर जाना चाहते हैं। 57 मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस भी दे रहे हैं। ये बताइएगा कि यूरोप तो इस वक्त अगले 10 साल में 100% ईवी पर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो ट्रैक है वो दुरुस्त है, इस वक्त हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं? जी सोले साहब, आपको आवाज आ रही है? हम लोग कह लें कि हम लोगों ने काफ़ी लेट इसको स्टार्ट किया है। अभी तो दुनिया आधी से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स भी लेकर काफ़ी आगे जा चुकी है। हमने ये लेट स्टार्ट किया है, बट यस गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बड़ा ही अच्छी किस्म की अभी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी डे बिफोर येस्टरडे हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ सारे स्टेक होल्डर्स से पाकिस्तान के ऑटोमोटिव्स के, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रहे हैं, 2 व्हीलर्स ला रहे हैं, 3 व्हीलर्स ला रहे हैं, और उसके ऊपर काम हो रहा था। बट अभी तक ना हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस इवन टू द मैन्युफैक्चरर्स, या मैन्युफैक्चरर्स तो है ही नहीं, वी आर ऑल असेंबलर्स या इंपोर्ट कर रहे हैं, सीबीयू यूनिट्स ला रहे हैं। अभी भी जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ ईवी, उसकी क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईवी पर आप बड़ी चीज़ें हैं कि हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करें, या पहले जी हम ये वो वाले कारखाने लगाएं जो कि वेस्टेज जो है ना लिथियम फॉस्फेट का, उसको रिसाइकल करेगा। अभी हम करें क्या? अभी इट्स अ विशियस सर्कल।
लेकिन कहीं ना कहीं से हमने स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गाड़ियां जो 300 से नीचे है वो स्लो चार्जिंग पर आती है, उसके लिए यू डू नॉट नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जिस स्टेप्स के ऊपर अभी पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली बहुत तेजी से आगे जा रही है वो यही है कि वो ऐसी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करा रही है अपनी टैक्सी स्कीम के अंदर जिसको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल की तरह आप घर में चार्ज करें रात को और सुबह गाड़ी 200-300 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। जहां तक बात रहेगी आपने कि हम कहाँ पीछे हैं, जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां आप ईवी को बहुत बूम करता हुआ देखेंगे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 90% इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडिविजुअल को उन्होंने प्रमोट करने के लिए टैक्स में रिबेट्स दिए हुए हैं, गाड़ी की प्राइसेस में रिबेट्स दिए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के यूनिट्स में रिबेट्स दिए हुए हैं। अब जी ये जो 39.7 रुपीज का एक यूनिट देखें अनाउंस किया था ना फेडरल गवर्नमेंट ने, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं हम बिजली का इतना यूनिट नीचे रखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है वो तो आपने बसेस वालों के लिए बात कर ली, आपने खुद बसेस इंपोर्ट कर ली, उसका भी आपने मार्जिन यहाँ पर किसी ओईएम को नहीं दिया कि जी हम वो बंदा भी बेचारा बीच में कमा ले जो कि इन्वेस्टमेंट करके आपके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने आम घर के बंदे के लिए कर रहे हैं, जिधर आप टैक्सी स्कीम्स निकाल रहे हैं, जहां आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जहां घर में गाड़ी चार्ज हो रही है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक स्टेप ये लोग ले सकते हैं कि कोई छोटी सी डिवाइस गाड़ी के चार्जर के साथ या उस स्विच के साथ लगाते हैं जिसमें वो गाड़ी चार्ज हो रही है, जो कि घर की चार्ज होने वाली गाड़ियां, तो उसमें ये रिबेट दे सकते हैं। आज अगर 39 रुपीज़ का 40 रुपीज़ का यूनिट चल रहा है विद टैक्स, उस वाले हाई एंड पर मेरे ख्याल में 70 रुपीज़ तक का विद टैक्स यूनिट पड़ जाता है बिजली का। और अगर उन टाइमिंग्स में हम गाड़ी चार्ज करें जिसमें कि बिजली के यूनिट जो हैं थोड़ा सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर होते हैं, उस पे करें तो वो हार्डली 35 to 40 रुपीज़ का यूनिट पड़ता है, तो उस पर भी आप 15 का एक यूनिट करें तो आप लोगों को सब्सिडाइज करें। हम इसलिए अभी तक इतने पीछे हैं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो शशोपंच में है, जो वो स्टेप ले रही है उस चीज का स्टेप ले लिया, रेट बता दिया बिजली का जो अभी है ही नहीं। कहाँ से स्टेशंस लगे हुए हैं आप मुझे बताएं ना, क्या फैसिलिटेशन है उस इन्वेस्टर के लिए जो आए और उसका आरओआई ना पूरा हो अगले 10 साल, गाड़ियां होंगी तो वो गाड़ियां चार्ज करने के लिए कोई चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएगा। बिल्कुल सही। तो उस चार्जिंग स्टेशंस के अंदर गवर्नमेंट को खुद इनपुट करनी पड़ेगी, अपने स्टेक होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, जो जेवीज में हैं चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं, जो कंपनीज पाकिस्तान में है जो 6, 7, 8 साल से चार्जिंग स्टेशंस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उधर बीच में इन्वेस्टमेंट्स करें, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपने असेंबलर्स को फैसिलिटेट करें, अपने लोगों को स्कीम्स पर, जैसे कमर्शियल के ऊपर आपने देखा लास्ट टाइम भी हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि बूम आया एकदम से ऑटो इंडस्ट्री में कि जी अराउंड 60-70% बूम आ गया, तो उसमें से भी 87-89% जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स का बूम था। तो वो इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज्यादा निकली हैं, उसके ऊपर लोगों ने उसको पकड़ा है। तो वही स्कीम्स हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक के ऊपर करे और उनको प्रमोट करे, उन असेंबलर्स को जो पाकिस्तान में गाड़ी बना रहे हैं, ताकि पीछे स्पेयर पार्ट्स भी हों, उनके 3S डीलरशिप के नेटवर्क्स भी हों, सपोर्ट सिस्टम पूरा देंगे लोगों को, तो हम भी कैचअप कर लेंगे। हमको इतनी पीछे नहीं है, अब बड़ी तेजी से एक मशरूम ग्रोथ होनी है इलेक्ट्रिक में पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो सॉलिह साहब आप ये बताइएगा कि अभी जो गिवन सर्कमस्टेंसेज हैं इसमें हम जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को या ओवरऑल उसमें चाहे फॉरेनर्स भी शामिल हो, हम मैन्युफैक्चरर्स को जब हम ये लाइसेंस इस वक्त दे रहे हैं तो ये आपकी नज़र में एक वाइज डिसीजन है या नहीं? चूँकि अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ होती थी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों की क्वालिटी पर बड़े सवालात उठते थे। तो अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दे देंगे तो उससे ईवीज़ की जो क्वालिटी है वो तो हमें इफेक्ट होती नहीं नजर आएगी। जो है ना, इट्स अ वेरी इजी मैकेनिज्म। जो पहले हम गाड़ियां आप कह रहे हैं पाकिस्तान में लोकली बन रही हैं और उसकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन था, वो एक माफिया है, वो एक मोनोपोली थी। पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं थी, उन्हीं 3 डब्बों को हम सब ने चलाना है, बिकॉज हम सबके घरों में एक छोटी गाड़ी या कोई अगर मुतवस्सित तबके का बंदा है उसने वो छोटी ही गाड़ी लेनी है, उसके पास चॉइस ही और कोई नहीं है, एक ही गाड़ी है उसने वही लेनी है। और जो हमारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने भी उनको इसलिए लाइसेंसेस दिए हुए थे क्योंकि ये तीनों बड़े जायंट्स थे जो कि मार्केट के अंदर बैठे हुए थे। अब बात इस तरह से होगी कि अब आ गया कंपटीशन। क्यों पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था या हमारी क्वालिटी डाउन इसलिए थी क्योंकि हम जिन वेंडर्स को देखें, मैं एक चीज़ आपसे बनवाती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये चीज़ 100 रुपए में बननी है, तुम मुझे ना 50 रुपए में बना दो, तो ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी डाउन होगी, फिर उसको चेक करने वाला कोई भी नहीं था। मैं बता रही हूँ मोनोपोली को उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन अब ईडीबी ये कर सकती है। देखें पहले कभी भी पाकिस्तान में ना इंजन और चेसी बन नहीं सकता था, हमारे अंदर वो ना कैपेबिलिटी है, ना वो मशीनरी है, ना रॉ मटेरियल है जिससे हम चेसी बना सकें गाड़ी की या इंजन बना सकें।
लेकिन मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई चेसी नहीं होती, उसका बेड, उसका बैटरी बैंक, बेड जो उस गाड़ी का बेड होता है, जो बेस होती है, दैट्स अ बैटरी, और उसके अंदर मोटर होती है और तारे शारे होती हैं। तो दिस इज दैट वन कार जो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नॉट असेंबल, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर दुनिया में 2-3 बड़े जखायर हैं लिथियम के, उनमें से एक जखीरा पाकिस्तान के पास भी है। सो अगर हम अपनी बैटरी भी खुद बना रहे हैं, हमारे पास मोटर है, वो हम इजीली बना सकते हैं, बाकी आपकी तारें वारें रह जाती हैं जितनी, वो हम खुद कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यस, क्वालिटी कंट्रोल जरूर होना चाहिए कि जी गाड़ी की अगर चादर है तो वो इतनी mm से नीचे होगी तो वो गाड़ी मार्केट के अंदर नहीं रहेगी। और ये तब चीजें आएंगी जब गवर्नमेंट उन असेंबलर्स को मार्केट में उठाएगी जो कि ये सब इन्वेस्टमेंट करके एक क्वालिटी की चीज लाकर पाकिस्तान में बनाई है। देखें, एक डिलीशन का प्रोसेस होता है। मैं आज एक फैक्ट्री लगाती हूँ, आप एज गवर्नमेंट मुझे कहते हैं कि जी आपने 2 साल के अंदर अंदर अपनी सारी चीजें बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बनाए। बॉडी पाकिस्तान में बन सकती है, आप बॉडी पाकिस्तान में बनाए, इसकी बैटरी पाकिस्तान में बन सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी एक ऐसी चीज है जो कि हाँ उसको आने में टाइम लगेगा लेकिन बन सकती है। दिस इज नॉट समथिंग जो बन नहीं सकती। तारें शारें हैं वो हम सब अपनी यूज करें। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द सैड थिंग इज दैट एवरी टाइम दैट गवर्नमेंट कम्स इन वो अपनी एक नई 1.5 इंच की मस्जिद बना लेती है और वो जो पॉलिसी होती है उसके अंदर लॉन्जेविटी नहीं रहती। SROs इतने निकल आते हैं कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर एक ऐसी कुछ सॉलिड पॉलिसी बन जाए जिसके ऊपर हम क्वालिटी कंट्रोल भी रखें, और नाउ वी हैव द एक्सपर्टीज कि हम एक गाड़ी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने असेंबलर्स हैं उनको आप वो दे दें, एक पीरियड दे दें कि यार इतनी अंदर आपने डिलीशन करनी है, आपने सीटें पाकिस्तान की लगानी है, आपने टायर पाकिस्तान के लगाने हैं, अलॉय रिम्स आपने पाकिस्तान में बनाने हैं, बाकी मोटर है वो पाकिस्तान में होगी। बैटरी मैक्सिमम के लिए थोड़ा टाइम दें क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसको आने में स्लाइटली टाइम लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 2-3-4 साल से ऊपर का टाइम लगेगा। We can do it. I am part of this industry, so I'm saying we can do it. So हमारा कोई डॉलर नहीं लीक होगा, लेकिन जो बड़े बड़े जायंट्स फिर आ रहे हैं जिनके आप CPU यूनिट्स लेंगे, तो आप बात यह है कि उन जायंट्स के आप पेट भर रहे हैं, छिछड़े आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं सारे के सारे, बिकॉज सारा डॉलर तो आप उनको दे रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी लेकर आने का। तो इमीडिएटली CPU यूनिट्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ी ड्यूटी ज्यादा रखें, उसको मत फैसिलिटेशन दें। जो आपके पास बैठा है इलेक्ट्रिक गाड़ी की कैपेबिलिटी है उसको बनवाएं, अपने मुल्क की गाड़ी यूज करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो गाड़ियां दें। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप 70% की कर रहे हैं बचत, फ्यूल के ऊपर भी, मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी, एंड देयर इज नो लीकेज। तो अब ये बड़ी मुनासिब तजावीज़ हैं साले साहबा आपकी, और हुकूमत चलें अगर इन तजावीज़ पर पाबंद कर भी दे तो फिर ये बताइएगा मैन्युफैक्चरर्स का इस वक्त क्या इंटरेस्ट है EVs को मैन्युफैक्चर करने में, और फिर जो एक एंड कंज्यूमर है क्या उसकी बाइंग पावर है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग फ्यूल कार को इस वक्त रिजेक्ट करे और फिर वो EV की तरफ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ भी कर चुका है, यहाँ पर उसको एक नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों की दिलचस्पी भी, और फिर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इस पर भी थोड़ी सी जरा रोशनी डालिएगा कि फिर बिल्कुल देखिए, मैं चलो हम असेंबलर्स में से आते हैं बट मैं एक यूजर भी हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी की। सही, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, एक ऑनेस्ट ओपिनियन, मेरी अगर जो छोटी गाड़ी है ना वो घर में अगर बच्चों को स्कूल लेती छोड़ती है और वो 50-60 किलोमीटर डेली चलती है तो सीधा 50 से 60 हज़ार का पेट्रोल मेरा लगता है महीने का, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने उसका ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना है, उस पर भी मुझे अलग रोना पड़ता है। बीइंग अ वुमन मुझे खुद जाना पड़ता है, अवॉइड करती हूँ मैं जाना वर्कशॉप्स में, किसी ना किसी को पकड़ती हूँ कि जाओ भाई मेरी गाड़ी ले जाओ और वहां से करा लो। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का मजा ये है कि जहां आप 60,000 यूज करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी का 1 किलोमीटर आपको 4.5 रुपीज का पड़ता है, और पेट्रोल गाड़ी जो कि 18 भी आपको एवरेज दे रही है उसका 1 किलोमीटर 17 रुपए का पड़ता है। अब आप सेविंग का लेवल देखें किधर जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मैं आपके पास एक गाड़ी हो और आप उस पर 17 या 20 हजार महीने का खर्च कर रहे हैं, कहाँ पहले 60,000 खर्च करते थे, तो आप कौन सी गाड़ी रखेंगे? ज़ाहिर है लो कॉस्ट वाली 17-20 हज़ार वाली, हर एक की चॉइस वही होगी। देखिए अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गई है, हम बहुत स्कूल की फीस ज़्यादा है, बिजली का बिल ज़्यादा है, गैस का बिल ज़्यादा है। आपने एक माचिस की डिब्बी लेनी है जो पहले 1.5 रुपए की होती थी, आज वो भी 8-10 रुपए 15 रुपए की होती है। किसी ने मजे की एक बात किसी ने असेंबली में की थी कि अब गरीब के लिए कश लगाना भी खत्म हो गया, अपना गम भी नहीं भुला सकता, इतने टैक्सेस लग गए हमारे ऊपर। सो दिस इज वेयर द एंड कंज्यूमर, आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप छोटी लेते हैं तो आपने खरीदी है वो, फॉर एग्जांपल 4 मिलियन की आपने गाड़ी खरीदी है, अगर आपके घर में सोलर नहीं भी है तो 4 साल में आपका ROI पूरा हो जाता है। 4 साल बाद आप नई गाड़ी ले लें, बेच दें उसको,
और अगर आपके घर में सोलर है तो 2.5 साल के अंदर आप गाड़ी के पैसे पूरे कर रहे हैं और बाकी तो आप चला रहे हैं गाड़ी। सही। तो व्हाई विल यू नॉट गो फॉर इट? ना आपने ऑयल फिल्टर, ना कोई वर्कशॉप जाना है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ अलाइनमेंट करवा लें गाड़ी की, धुलवा लें गाड़ी को, और क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौली हसन साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हमारे साथ हुआ, आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौजूआत हैं जो प्रोग्राम में शामिल करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चंद रोज कबल हुकूमत ने इंडस्ट्रीज के लिए गैस महंगी करने का फैसला किया था, जिसने पूरी एक्सपोर्ट मार्केट को हिला कर रख दिया है। हुकूमत ने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान के 5 ईज फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट को तरजीह दी है। हुकूमत पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्सपोर्ट लीड इकॉनमी बनाने में तब्दील करना चाहती है, जिसके लिए मुल्की एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। लेकिन इंडस्ट्रीज को महंगी गैस की फराहमी से एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर तक ले जाने का वज़ीर आज़म का हदफ हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर अपने खदशात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स के लिए टैरिफ इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को बिजली 16 सेंट फ़ी यूनिट पर दी जा रही है, जबकि भारत में यह कीमत 6 सेंट फ़ी यूनिट है। वियतनाम में 8 और बांग्लादेश में 9 से 10 सेंट फ़ी यूनिट के दरमियान है। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स गैस से चलने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स पर इन्हिसार करती हैं, लेकिन हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% लेवी नाफिजुल अमल हो गई है, जबकि जुलाई 2025 में लेवी की शरह 10% और फिर फरवरी 2026 में 15% हो जाएगी। अगस्त 2026 में कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी 20% तक कर दी जाएगी। इस वक्त मुल्की एक्सपोर्ट्स का हुजम 33 अरब डॉलर से जायद है। मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस में प्रोडक्शन में इजाफा, ट्रेड डेफिसिट और इंपोर्ट में कमी लाजमी हो गई है। करंट फिस्कल ईयर के दौरान एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक माली साल 2024-25 के पहले 7 माह के दौरान मुल्की एक्सपोर्ट में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फूड स्टफ की एक्सपोर्ट में 10% इजाफे के साथ 3 अरब 15 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए नंबर्स। 1.51 अरब डॉलर मालियत के चावल बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। चीनी की एक्सपोर्ट बढ़कर 19 करोड़ 67 लाख डॉलर तक पहुंच चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 54% इजाफे के साथ 1 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और चाइना को एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे 33 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स को महंगी बिजली और गैस के बावजूद 60 अरब डॉलर्स तक ले जाया जाएगा, यानी तकरीबन डबल किया जाएगा। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान बर वक्त अपने ऑर्डर्स मुकम्मल करेगा? पोजीशन से भी पीछे जाने का खुदा न खास्ता इस वक्त खतरा मौजूद है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं फाइनेंस कमेटी फॉर सेनेट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कि खत लिखकर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने खदशात का भी इज़हार किया है। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, आगे एक्सपोर्ट्स हमने डबल करनी है। ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकेगा जब इतनी ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त इंडस्ट्री के लिए सामने खड़ी हैं? देखें, ये पहली चीज़ ये शुरू हुई थी कि कैप्टिव पावर यूनिट्स की गैस सप्लाई बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब आए, सब इंडस्ट्रियलिस्ट ने फर्दन मिले। अब उन्होंने उसके ऊपर लीवे लगाने का कहा कि IMF ने 3 मरहले में लीवे लगाने को कहा, 5%, 10%, 20%। सवाल यह है कि वो लीवे लगाने के बाद उस गैस की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी। हमसे वादा किया गया था, जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी, केयर टेकर मिनिस्टर गौर एजाज ने भी, और मैं फेडरेशन में खुद था जब इन्होंने वादा किया था कि कम्पिटिटिवनेस रखने के लिए हम 9 सेंट्स बिजली आपको एक्सपोर्टर को और इंडस्ट्रीज को देंगे, जो बनती है तकरीबन 25-26 रुपए की। ठीक है, जो हमें कबूल है और जो वर्केबल भी है। लेकिन IPP से इतने ज़्यादा मुज़ाकरात करने के बाद, हज़ारों अरब रुपए की बचत करने के बाद, जो तय यही था कि ये पास ऑन करेंगे सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को और सनती सार्फिन। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इम्पैक्ट पूरा का पूरा पास ऑन नहीं हो रहा है। इसी वजह से टैरिफ इतना कम नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज की नुमाइंदा ब्रांच है, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त में ये लिखा है कि जी इस तरह से जो लीवे 3 फेजेस में बढ़ा रहे हैं और जो गैस की कीमत हो जाएगी
वो वर्केबल नहीं है हमारी सनत में, हमारी सनतें बंद हो जाएंगी। सही। और ये बात मैंने फ्लोर पे भी उठाई थी असेंबली के लिए कि अगर आप 2 या 3 रुपए कम कर रहे हैं बिजली की नरफों में IPP के नेगोशिएशन करने के बाद जो आपको उससे बचत हुई है, तो ये ना करते तो आप बचत है हमें तो कम से कम 25-26 रुपए पे टैरिफ लाना है। उसके लिए हुकूमत को भी कुछ अपने टैक्सेस कम करने होंगे जो IMF से उन्होंने बातचीत शुरू की है। और ये जो सेविंग हुई है, जो 5 IPP टर्मिनेट हुए हैं, 14 का मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया है और वो अब हो गए टेक एंड पे। पहले था कैपेसिटी सरचार्ज देना पड़ता था चाहे वो बिजली दें या ना दें। तो ये सब चीजें हैं। इंडस्ट्री अगर टैरिफ उसका वायबल नहीं होगा तो ना हम कम्पीट कर सकते हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। $60 बिलियन का जो हदफ आइंदा आने वाले सालों में ऐलान किया है वजीर आजम साहब ने, ये ख्वाब रह जाएगा। अच्छा। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, यही हमने बिलावल साहब से भी कराची में बिजनेसमैनों ने कही थी। ये जो सिंध में इन्होंने गैस का, सिंध वालों का हक है, यहाँ से गैस पैदा होती है, आपने उनको बिजली पे लगा रहे हैं, RLNG के ऊपर लगा रहे हैं और नेचुरल गैस जो है जो उनको आप सप्लाई करें कैप्टिव पावर में वो बंद करें। यही एक सिंध की एडवांटेज थी। बाकी दूसरे सूबों में कहीं पे लेबर सस्ती है, कहीं पे एफिशिएंसी बेहतर है, तो हर सूबे की एक एडवांटेज होता है। सिंध का एडवांटेज खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ उनको ये ऊपर रिव्यू करना होगा और ये लीवे लगा के सनत को चला के और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। 60 एक्सपोर्ट है ख्याल रहे। तो अब मिर्जा साहब, इसका मतलब जुलाई 2025 से जो एक टफ टाइम इंडस्ट्री के लिए शुरू होना है वो फिर अगले साल यानी 2026 के अगस्त तक वो जारी रहेगा। तो ये 18-19 माह बहुत टफ होंगे। इसका मतलब प्लानिंग जो हमने की थी, वो जो टारगेट सेट किया था उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है। जब कोई टारगेट सेट किया जाता है $60 अरब का, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए ना, उसकी हमें कहीं कमी नजर आ रही है। IMF से उनकी बात हुई है, IMF ने उनको कहा था या तो ये जो सस्ती गैस दे रहे हैं ये बंद करें, तो उन्होंने कैप्टिव पावर को नोटिस दे दिए थे कि गैस डिस्कनेक्शन के, नेचुरल गैस की बात कर। फिर उस पर जब शोर मचा कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट हम कोर्ट जाएंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो अब उन्होंने लीव लगा दिया 3 मरहलों में और वो 10-15-20% लीव बढ़ने के बाद गैस की कीमतें अभी 3,500 प्लस की बातें कर रहे हैं। तो उस वक्त पर ये कहाँ जाएगी? तो ये वर्केबल ही नहीं है किसी सूरत में। जी मिर्जा, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ताकि आपकी आवाज आ सके। हमने उनसे कहा कि सिंगल टैरिफ हो, सिंगल डिजिट टैरिफ हो। आप 7-8% पे, इन्फ्लेशन 4 पे आ गया है। जब आप कहते हैं तो डिस्काउंट रेट और बैंक के लैंडिंग रेट सिंगल डिजिट पे लाए आप। 23% पे ले जाके आपने हमारी सनत को जी पहाड़ की दिहाई पे ऊपर ले जाके धक्का दिया है। किस तरह से 24-25% पे कोई सनत चल सकती थी? तो यही वजह है कि लोअर GDP गए, हमारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट सुकड़ा और सनतें बंद हुई, बेरोजगारी बढ़ी। अब अल्लाह का शुक्र है अफरात कम होने की वजह से डिस्काउंट रेट कम करें, 13% 12% पे आ गए हैं और इन्हें दोबारा सिंगल डिजिट पे जाना है जहाँ से ये बढ़ाने शुरू किया था। तो हम देख रहे हैं 7-8% का लैंडिंग रेट बाय उनका जो अफोर्डेबल फाइनेंशियल कॉस्ट है। हम देख रहे हैं 8 सेंट बिजली यानी 25 से 26 रुपए फी किलोवाट की यूनिट, तो आपकी सनत वायबल होती है। और यही डिमांड बिजनेस काउंसिल वालों की, यही डिमांड एप्टमा की है, यही डिमांड दूसरे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसकी मैं सही। तो मिर्जा, अभी जर्मनी से जो हमारे एक्सपोर्टर्स इस एग्जीबिशन में गए, बड़ा एग्जीबिशन था, बड़े 3 अच्छे ऑर्डर्स लेकर आए, $3-3.5 अरब के। तो अब ये बताइएगा कि फिर ये अगले 1.5 साल कैसे उसको पूरा करेंगे? वो तो बड़े मुतासिर हो जाएंगे फिर ये सारे ऑर्डर्स इस वक्त। जो वर्किंग करी थी वो सिंगल डिजिट मार्कअप पे और 8-9 सेंट जो वादे किए गए थे बिजली के नर्फ पे, अब ये उसके ऊपर बिल्कुल रिवर्स जाने की बात कर रहे हैं, लीवे लगा के और मौजूदा रेट से भी बढ़ा देना। तो वो ऑर्डर तो कैटर नहीं हो सकते हैं। और ये हेमटेक टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है, इसमें पूरे साल के ऑर्डर मिलते हैं। बिल्कुल।
तो ये हुकूमत का भी फैसला करना है कि उन ऑर्डरों को जो उनको लिया गया था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, उनको कैटर करना है या वो डिफॉल्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा अकबर, फाइनेंस कमेटी सेनेट हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब कपास जो कि इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ा रही है और मुल्की कपास पर हमारे इंडस्ट्री का इन्हिसार क्यों कम होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2024-25 में कपास की पैदावार में मुकर्रर करदा हदफ से 34% की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कपास की पैदावार माली साल 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा हदफ की तकरीबन आधी और गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 34% कम है। 31 जनवरी तक कपास की पैदावार 55 लाख बेल से जायद हुई है, जबकि कॉटन की प्रोडक्शन का सालाना हदफ 1 करोड़ 12 लाख बेल्स मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो ज़रूरियात हैं उसको पूरी करने के लिए कॉटन की इंपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। अब महंगी कॉटन के बाइस लोकल कॉटन मार्केट में टेक्सटाइल मिल्स ने जिनिंग फैक्ट्रीज से कपास की खरीदारी में नुमायां कमी कर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जिनिंग यूनिट से रिकॉर्ड 27 लाख कॉटन बेल्स कम खरीदी हैं। कॉटन और कॉटन थ्रेड्स की इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि मकामी कपास की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। अब तक कॉटन की 15 लाख बेल्स बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई हैं। मजीद 35 लाख बेल्स इंपोर्ट करने के मुआहिदों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन में 33% से जायद की कमी आई है। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर आता है, जिसका कौमी GDP में 1.5% और क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तैयारी में 7% का हिस्सा है। करंट फिस्कल ईयर के दौरान पाकिस्तान की यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट में तकरीबन $4 अरब का बड़ा इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ स्टेटस मिलने की वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट्स में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की इजाजत है। बरतानिया, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम समेत नॉर्थ एंड ईस्ट यूरोप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट है। माशी माहिरीन के मुताबिक कॉटन की कम पैदावार की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ गया है। लोकल कॉटन की बाइंग में कमी की वजह से बहुत सी स्पिनिंग मिल्स इनएक्टिव हो गई हैं। कुछ जिनिंग फैक्ट्रीज के मालिकान डिफॉल्ट का सामना कर रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और SIFC से मुतालबा किया है कि इंपोर्टेड कॉटन और यार्न पर सेल्स टैक्स आयद करें ताकि लोकल कॉटन की कीमतों को मुस्तहकम किया जा सके, ताकि अरबों डॉलर्स का एक्सचेंज बचाया जा सके। अब कैसे सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है और इस बहरानी कैफियत से कैसे निकला जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉटन जिनर फोरम के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी लोकल कपास है उस पर इन्हिसार बहुत कम होता जा रहा है, हमारी फैक्ट्रीज़ का, हमारी इंडस्ट्री का, और हम इंपोर्टेड कपास को इस्तेमाल करके अपना इंपोर्ट बिल भी बढ़ा रहे हैं और हमारा जो एक लोकल फार्मर है उसको भी उसका नुकसान हो रहा है। क्या सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है आप लोगों के पास इसका? इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो तो जो हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पूरी दुनिया में तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तमाम मालिक एफर्ट्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं। ग्रे क्लॉथ पे, कॉटन यॉन पे, कॉटन की इंपोर्ट पे तो कोई सेल टैक्स नहीं है, जबकि पाकिस्तान में अगर आप इनकी बाइंग करेंगे तो उस पर 18% साथ पे सेल टैक्स है उसकी वजह से। और दूसरी ये जो है बात है कि इंटरनेशनल कॉटन मार्केट्स में भी कॉटन की प्राइसेस कुछ कम हुई है पिछले कुछ अर्से से। इसके बाद जो पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल मिल्स मालिकान हैं वो तकरीबन अपनी जरूरियात का 50% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से इंपोर्ट कुछ सस्ती पड़ रही है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो सेल्स टैक्स का जो रजीम है इसको फौरी तौर पर चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मिल्स वाले परचेज करें वो सेल्स टैक्स फ्री होने चाहिए और इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स लगना चाहिए, ताकि हमारी जो मुल्क की कॉटन है उसकी पैदावार भी बेहतर हो सके। और आजकल जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि ज्यादा कपास उगाएं, और ख़ास तौर पर इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट कपास की अर्ली सोइंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है वो कॉटन प्रोडक्शन पाकिस्तान का इशू नहीं है, कॉटन कंजप्शन इस वक्त पाकिस्तान का मेजर इशू है। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन है वो पिछले साल से 34% और टारगेट से 50% कम है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिनिंग फैक्ट्री में जो स्टॉक्स हैं वो पिछले साल से बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और जो टेक्सटाइल मिल्स ने जो जिनिंग फैक्ट्रियों से रुई परचेज की है वो पिछले साल से 27 लाख बेल काम है, जो 35% है। तो इस वक्त पाकिस्तान में कॉटन की रिवाइवल के लिए जो हमारे फार्मर्स कम्युनिटी है उनकी रिवाइवल के लिए, पूरे कॉटन सेक्टर की रिवाइवल के लिए
हमें हंगामी बुनियादों पे अपनी पॉलिसी चेंज तब्दील करनी पड़ेगी और इंपोर्ट को टैक्स करना पड़ेगा और लोकल परचेज को टैक्स फ्री करना पड़ेगा। तो ये ज़ाहिर आपने तजवीज़ हुकूमत के सामने भी रखी होगी, इस पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? वो इस तजवीज़ पर आगे अमल दरामद करना चाहती है नहीं? क्योंकि जब कपास की प्रोडक्शन बढ़ाने में वो दिलचस्पी रहती है, जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा? जी, हमारी जो पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन है और जो दूसरी तंजीमें हैं, एप्टमा का जो स्पिनिंग सेक्टर है, वो तो पिछले काफ़ी अर्से से मुख्तलिफ अपीलें भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से मुलाकातें भी कर रहे हैं, FBI वालों से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बहुत सी उनकी डायलॉग कर रहे हैं, PCJ के काफ़ी डायलॉग चल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। अब देखिए, ये सीजन तकरीबन क्लोज हो रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट है और पंजाब गवर्नमेंट है वो इस दफा अर्ली सोइंग पे बहुत जोर दे रही है, लेकिन जब तक हमारी कॉटन कंज्यूम नहीं होगी, पिछले स्टॉक्स बचे होंगे और ओपन मार्केट में कॉटन की प्राइसेस बहुत कम होंगी, खरीदार कोई नहीं होगा, तो जो काश्तकार है वो कपास कैसे काश्त करेगा? जो हमारी आपके अपने एंटो में जिक्र किया SIFC का, SIFC को चाहिए कि उसका तो जो बुनियादी रोल है वो तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अभी आप देखेंगे जो अभी 31 जनवरी की जो हमारी ट्रेड डेफिसिट की फिगर्स आई हैं, वो 18% उसमें राइज हुआ है पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में। उसकी मेजर जो रीजन है वो भी कॉटन और कॉटन यार्न की इंपोर्ट है। अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद शुमार जारी किए हैं, 7 माह के दौरान $2 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं कॉटन और कॉटन यार्न की। और आज शायद आपके इल्म में होगा कि कुछ शिपमेंट्स के इशू थे, तो मेरा ख्याल है कि जनवरी से मार्च तक बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है कॉटन और कॉटन यार्न, तो इससे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स को जो फिगर्स जारी कर रहे हैं वो तो ट्विस्ट करके ये फिगर्स जारी कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि इसमें रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट हुआ है। सही। अगर एहसान साहब, ये जो इंपोर्ट के नंबर इस वक्त ऊपर जा रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री को तो अपने जो ऑर्डर्स हैं उसको पूरी करने के लिए लो कॉस्ट इस वक्त कॉटन चाहिए, तो वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए फिर ये इस बिल में इजाफा हो रहा है। इसमें बहरहाल ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हुकूमत और SIFC को अपना रोल बेहतर तरीके से अदा करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को नहीं इस पर कन्विंस किया जा सकता कि वो जो अपना लोकल एक किसान है या पाकिस्तान की इस वक्त उगाई हुई या बनाई हुई जो कपास है उसको इस्तेमाल करें। इस तरह ऐसी बात नहीं है, जो बायर है उसको तो जहां से चीप प्रोडक्ट मिलेगा वो तो वहां से बाइंग करेगा ना। बिल्कुल सही। ये तो अब SIFC को या हमारे FBR को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट की फिगर बढ़ रहे हैं, वो बाजार बढ़ रहे हैं। अगर 150 मिलियन या 150 रुपीज की एक्सपोर्ट में 100 रुपीज का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा तो आपकी नेट इंपोर्ट तो 50 रुपीज की है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बल्कि पूरी कॉटन इंडस्ट्री की ये रिक्वेस्ट है कि कॉटन और कॉटन यार्न इंपोर्ट को टैक्स किया जाए और इनकी जो लोकल बाइंग है उसको टैक्स फ्री किया जाए। इससे हमारे जो ज़रिए मुबादला ख़ैर है वो भी बेहतर होंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा और हमारे मुल्क में कॉटन की सोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इंशाल्लाह। और लोकल कपास पर जो टैक्स को आप कम करने की बात कर रहे हैं उसको 18% से हाफ कर दिया जाए, 9-10 पर ले आया जाए, या फिर आप बिल्कुल ही उसको ख़त्म करने की बात करें, तब वो फिर उस रेंज में आ सकेगी? जिन्हें इंडस्ट्री पे जवाब साहब इस वक्त कोई 60 या 64% या 62% सेल्स टैक्स का निफाज है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कॉटन लिंट पे और कॉटन यार्न की सेल पे जो सेल्स टैक्स है 18%, इसको तो फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। अच्छा, और फिर इम्पोर्टेड पर जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त पैदावार हो रही है कपास की, वो इतनी काफ़ी है कि हमें इम्पोर्टेड कपास की फिर ज़रूरत ही ना पड़े इस टैक्स को ख़त्म करने के बाद भी? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिन फैक्ट्रीज में 5 या 6 लाख बेल्स का स्टॉक है जो हमारी मुल्क की जरूरत के लिए कम है, लेकिन जब हम अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे तो हमारी कॉटन की आजकल सोइंग का सीजन है, सोइंग बेहतर होगी तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा ये इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंशाल्लाह इतनी प्रोडक्शन होगी कि हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान उल हक साहब, कॉटन इंजीनियर फोरम के चेयरमैन थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।